नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उत्तराखंड एलटी की हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है, उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि के नाम से। यहाँ पर हम आपको दोस्तों पीवाईक्यू करवाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसके अलावा दोस्तों आपको आगामी एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू, इनोवेटिव एमसीक्यू करवाते हैं, जिनके आने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। आज दोस्तों इसका पार्ट नंबर 33 है। इससे पहले दोस्तों हमने 32 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। हमारी प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है, प्लेलिस्ट को देख लीजिए। वहां पर दोस्तों आपको उन सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा और आपको दोस्तों काफी हद तक मदद मिलेगी। तो आज दोस्तों है पार्ट नंबर 33। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है आपने बताना है। 4 विकल्प आपको दोस्तों दिए गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक और परिणात्मक दोनों है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों को दोनों को समझने में सहायक है, और शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई भी सीमा नहीं है। टाइमर दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया है। टाइमर दोस्तों इसलिए लगाया गया है ताकि दोस्तों टाइम से ये क्लास भी पूरी हो जाए। साथ ही साथ आपको पता है कि भाई एग्जाम में आपको ज्यादा समय नहीं होता है, क्वेश्चन को आपको कितना समय देना होता है उसके अकॉर्डिंग ये लगाया गया है। तो देखिए अगर आप चारों ऑप्शन देखें तो दोस्तों इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उस समय पर दोस्तों ये चारों के चारों क्वेश्चंस आए थे और मतलब ये पेपर में उस समय पे जो चारों के चारों इनको सही उत्तर ठहराया गया था, तो बोनस मार्क्स इसमें मिला था। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 4। चारों के चारों ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। देखिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो दोस्तों आपकी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव दोनों है। इसके अलावा देखिए ये विकासात्मक मनोविज्ञान है, ठीक है, यानी कि एक डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों शिक्षक को मदद करता है दोनों को समझने में, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो चाहे वो मानसिक रूप से मंद बालक हो, दोनों को समझने में मदद करता है। और इसके अलावा इसके विस्तार की कोई भी लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो चारों के चारों ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर इसमें देखा जाए तो ऑल आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिए गए हैं, आपने राइट आंसर बताना है। सीखने की प्रकृति, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और उसका विकास, व्यक्तिक भेद, और फिर मानसिक रोग। सो टाइमर दोस्तों स्टार्ट हो गया है, राइट आंसर देंगे। कौन सा फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता? which does not come under the field of study of educational psychology? Nature of learning, growth and development of human person, individual differences, या फिर mental illness। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मानसिक रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट है। देखिए मानसिक रोग का अध्ययन दोस्तों जो आपका मनोविज्ञान, जो असामान्य मनोविज्ञान होता है उसके अंतर्गत दोस्तों आता है, या फिर आप नैदानिक मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मेंटल इलनेस से संबंधित क्षेत्र नहीं आता है, ठीक है ना, यानी कि मानसिक रोग इसके अंतर्गत नहीं आता। बाकी सभी आता है, चाहे आप नेचर ऑफ लर्निंग की बात करें या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सन या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सारे के सारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है, वो कौन सी है? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज मेनली कंसर्न विद द प्रॉब्लम, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन। तो बहुत आसान है दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, या फिर साइकोलॉजिकल एजुकेशन मनोवैज्ञानिक शिक्षा, एनिमल साइकोलॉजी, या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? राइट आंसर होगा ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान की वह शाखा
जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं, आपको बताना है। मतलब कौन व्यक्ति किससे नहीं जुड़ा है। ठीक है, वॉटसन व्यवहारवाद, जॉन डीवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, या फिर वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। चलिए टाइमर स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टेड? वॉटसन बिहेवियरिज्म, जॉन डीवी स्ट्रक्चरलिज्म, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर वेन वर्दीमर इज गेल्टास्टिज्म। ठीक है ना, या गेस्टाल्टवाद। ठीक है, गेस्टाल्टिज्म। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी दोस्तों संरचनावाद से संबंधित नहीं है। जॉन डीवी प्रकार्यवाद से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, प्रकार्यवाद से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू संरचनावाद। संरचनावाद से संबंधित कौन है दोस्तों? संरचनावाद के यहाँ पर दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये सब जिन्होंने पितामह जिनको बोला जाता है, तो जो संरचनावाद है उसके पितामह दोस्तों कौन है? उसके प्रतिपादक विलियम वुंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर होता विलियम वुंट, तो इसका राइट आंसर होता। तो विलियम वुंट कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित हैं, ये इसके पितामह है। बाकी व्यवहारवाद वॉटसन है, चाहे संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो जीन पियाजे हैं, गेस्टाल्टवाद वर्दीमर। ठीक है ना, मैक्स वर्दीमर इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, सो इस तरह से समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि क्या हो सकती है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्नावली विधि, केस स्टडी विधि, सर्वेक्षण विधि, या फिर प्रयोगात्मक विधि। टाइमर स्टार्ट। मोस्ट appropriate method of studying a child who has dropped out of school? क्वेश्चनर मेथड, केस स्टडी मेथड, सर्वे मेथड, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा केस स्टडी मेथड। ओके, केस स्टडी मेथड, अगर कोई बालक है वो विद्यालय से पलायन करता है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति है या कोई बालक है दोस्तों वो बाल अपराधी है, ठीक है, और प्रतिभाशाली बालक भी है, या फिर आपका एक समस्यात्मक बालक है, ठीक, इन सभी के बारे में आप केस स्टडी करते हैं। ठीक है, केस स्टडी मेथड है, तो केस स्टडी मेथड की मदद से आप इनके बीच में जो केस है उसकी स्टडी करके उपचार निदान कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि आप इनका निदान करेंगे, उपचार करने की कोशिश करेंगे। सो कोई भी बालक है अगर वो विद्यालय से पलायन करता है तो वो एक तरह से समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आएगा, तो केस स्टडी मेथड बहुत बेस्ट मेथड रहेगी। तो इस मेथड के प्रतिपादक कौन है? टाइडमैन इसके प्रतिपादक हैं, तो इसमें ध्यान रखना है। तो जितने भी विशिष्ट बालक हैं, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे बाल अपराधी हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बालक जिसको अधिगम में असमर्थता आती हो, या फिर ऐसे विद्यालय से पलायन करने वाले बालक, तो इनके लिए दोस्तों बालकों का उपचार करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था के दौरान मानसिक विकास की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था में मानसिक विकास होता है, तो मानसिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है आपने बताना है। तथ्यों को सामान्य बनाने की क्षमता में वृद्धि, विविध प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्षमता में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, या फिर अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा महसूस करना। सो इंक्रीज इन एबिलिटी टू जनरलाइज फैक्ट्स, इंक्रीज इन एबिलिटी टू सॉल्व अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, इंक्रीज इन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, या फिर फीलिंग हिंडर्ड इन डीलिंग विथ एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशंस। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, चलिए एक बार टाइमर देख लेते हैं, टाइमर को अभी हमने स्टार्ट नहीं किया था। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? किशोरावस्था के दौरान मानसिक विकास की विशेषता क्या नहीं है? सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा महसूस करना। ये करेक्ट नहीं है, ठीक है,
किशोरावस्था में तो दोस्तों जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसमें और निर्णय करने की योग्यता बढ़ जाती है दोस्तों, ये ठीक है ना। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा महसूस करना, दिस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस या ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। तो जब एडोलेसेंस में जब आप होते हैं तो उस केस में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और निर्णय की लेने की क्षमता दोस्तों बढ़ जाती है, ठीक। सो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी सही है। इंक्रीज इन एबिलिटी टू जनरलाइज फैक्ट्स, इंक्रीज इन एबिलिटी टू सॉल्व वाइड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसके अलावा इंक्रीज इन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सब बिल्कुल करेक्ट है। बट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से निपटने में बाधा महसूस करना, इट इज नॉट करेक्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? ईर्ष्या, उत्तेजना, वीर पूजा, जिज्ञासा की प्रबलता। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज फाउंड ओनली इन एडोलेसेंस? केवल एडोलेसेंस में ये विशेषता पाई जाती है। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप, ठीक है, जो उनके आइडल है उनकी वर्शिप। तो ये दोस्तों यहाँ पर संवेगात्मक विशेषता केवल और केवल किशोरावस्था में पाई जाती है। वीर पूजा की जो विशेषता होती है, हीरो वर्शिप की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज ओनली फाउंड इन द एडोलेसेंस, ठीक है। बाकी जो अवस्थाएं हैं लाइक ईर्ष्या है, उत्तेजना है, जिज्ञासा की प्रबलता, ये अन्य जो आपकी अवस्थाएं होती हैं उनमें भी पाई जाती है, लेकिन ये वीर पूजा की अवस्था केवल और केवल किसमें पाई जाती है? किशोरावस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखेंगे, छात्र अपनी समर्था के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं? हाउ डू स्टूडेंट परफॉर्म टू देयर एबिलिटी? यह प्रतिनिधित्व दिखाता है। दिस रिप्रेजेंटेशंस लुक लाइक, किसको दिखाता है? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन भी लिखे हुए हैं और टाइमर भी स्टार्ट हो गया है। क्षमता संदर्भ में, विकास संदर्भ में, मानक संदर्भ में या फिर मापदंड संदर्भ में। कोई भी छात्र है वो अपनी समर्थता के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं? हाउ डू स्टूडेंट परफॉर्म टू देयर एबिलिटी? तो ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल इसका क्षमता के संदर्भ में ना, यानी कि कैपेसिटी इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कैपेसिटी के अनुसार कितना कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम एक्चुअली क्या है उसकी क्षमता के संदर्भ में ही उसको देख रहे हैं। छात्र अपनी समर्था के अनुसार किस प्रकार की परफॉर्मेंस देता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट में, यानी कि उसके क्षमता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। बहुत आसान है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सिफेलोकॉडल विकास नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट रूल, क्या होता है? पहले सिर के भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास, पहले धड़, हाथों और पैरों का विकास, फिर सिर के भाग का विकास, संपूर्ण शरीर का समान विकास, या फिर व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। चलिए, टाइमर भी स्टार्ट हो गया है। सिफेलोकॉडल विकास नियम के अनुसार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कई बार हम आपको बता चुके हैं। अब अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन सब एक जैसे ही होते हैं। तो सिफेलोकॉडल दोस्तों आपको जैसे बताया गया है कि भाई सबसे पहले आपके मस्तिष्क का विकास होता है, फिर विकास क्या होता है दोस्तों, फिर धीरे धीरे आपके धड़, हाथों और पाँव, पैरों की ओर को दोस्तों चलता चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, देन उसके बाद आपके हाथ पैरों का, धड़ का विकास होता है। ये दोस्तों आपने ध्यान रखना है, दिस इज सिफेलोकॉडल, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता क्या होती है? इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन वंस ओन एंड अदर्स पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए घड़ी भी चला देते हैं।
केंद्रस्थ यानी कि सेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रस्थ ईगोसेंट्रिसिज्म, जड़ात्मवाद यानी कि एनिमिज्म, या फिर कोई भी। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ईगोसेंट्रिसिज्म यानी कि आत्म केंद्रस्थ। ठीक है, इसमें बालक क्या करता है? अपने स्वयं के दृष्टिकोण को ही सही मानता है, ठीक है, और दूसरे के दृष्टिकोण को सही नहीं समझता है। तो इस अवस्था को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिसिज्म बोलते हैं। ठीक, यानी कि इसमें बालक अपने और दूसरे के नजरिए में फर्क नहीं कर पाता है, वो अपने को ही सही मानता है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रता किसके द्वारा सुझाव दिया गया? कॉन्सेप्ट मैपिंग इन एजुकेशन किसने दिया? मार्टिन ई सेलिगमैन, कार्ल जुंग, नॉर्म जे चॉम्स्की, या फिर जोसेफ डी नोवाक। तो टाइमर दोस्तों चल चुका है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? चलिए, 2, 1। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जोसेफ डी नोवाक हैं, इनके द्वारा ही एजुकेशन में कॉन्सेप्ट मैपिंग लेकर आए थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब क्या है कि जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप क्या करते हैं? ग्राफ की मदद से, मानचित्र या रेखाओं की मदद से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी इसमें कॉन्सेप्ट हैं उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या फिर लाइंस, इनकी मदद से दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं। तो एजुकेशन में कॉन्सेप्ट मैपिंग कौन लेकर आया दोस्तों? जोसेफ डी नोवाक। ठीक है, ये रचनावाद से ही संबंधित है दोस्तों एक तरह से। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में क्या सम्मिलित है? अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स, ठीक, क्रियात्मक अवस्था यानी कि फंक्शनल स्टेट, विलोम्यता की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अंतः प्रज्ञा काल, इनर विजडम पीरियड, और या फिर पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी कि प्री सफिक्स टेंस। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? टाइमर ऑन हो चुका है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दोस्तों। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में दोस्तों क्या होती है? क्रियात्मक अवस्था दोस्तों शामिल है। ठीक है, क्रियात्मक अवस्था दोस्तों जनरली मानी जाती है 0 से लेके 3 वर्ष की दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई भी बालक है दोस्तों वो गामक क्रियाएं सारी क्रिया के द्वारा ही दोस्तों सीखता है। ठीक है, जैसे कि वस्तु को पकड़ना, चलना। ठीक है, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। तो क्रियात्मक अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में दोस्तों सम्मिलित है। ठीक है, संज्ञानात्मक अवस्थाएं दोस्तों ब्रूनर के द्वारा भी बताई गई हैं। इसमें एक्चुअली इनके द्वारा 3 संज्ञानात्मक अवस्थाएं बताई गई हैं, तो उसमें से एक क्रियात्मक अवस्था आती है। ठीक है, अगला देखेंगे, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या, 3 माउंटेन प्रॉब्लम का प्रयोग जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया है? ठीक है, अभी दोस्तों इससे रिलेटेड भी हमने एक ऊपर प्रश्न पढ़ा है। तो 3 mountain problem was used by Jean Piaget to explain which of the following concept? Self-centeredness, law of conservation, EB search error, या फिर logical ability, स्वकेंद्रण संरक्षण का नियम, AB कोष त्रुटि, या फिर तार्किक की क्षमता। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्वकेंद्रण। अभी दोस्तों हमने पढ़ा था सेल्फ सेंटर्ड या फिर ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक प्रॉब्लम दोस्तों वही थी, बाल्यावस्था में प्रॉब्लम आती है कि जिसमें बच्चा अपने केवल दृष्टिकोण को सही मानता है, दूसरे के दृष्टिकोण को सही नहीं मानता है, या फिर अपने विचारों और दूसरे के विचारों में अंतर करने की अक्षमता एक तरह से क्या कहलाती है? स्वकेंद्रण, ईगोसेंट्रिक समस्या दोस्तों। तो इसमें ही 3 पर्वत समस्या का प्रयोग जीन पियाजे ने किया था ताकि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए, सेल्फ सेंटर्डनेस को। ठीक है, तो ये आपकी दोस्तों जनरली जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ये होती है 2 से 4 वर्ष तक की स्वकेंद्रण की व्यवस्था होती है, जिसमें बालक अपने विचारों को ही सही मानता है और दूसरे के दृष्टिकोण को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। तो इन्होंने क्या किया था कि जो गर्ल्स हैं, बालिका है, इन पर प्रयोग किया था
तो राइट ऑप्शन आपको पता लग गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है, यानी कि किस स्टेज में कॉन्सेप्ट का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेट, मूर्त से क्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट टू फंक्शनल स्टेट, इंद्रिय जनित गामक अवस्था सेंसरी जेनिटल स्टेट, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, प्री ऑपरेशनल स्टेट। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही दोस्तों जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेट इज द राइट ऑप्शन। सो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। स्व अभिरुचि व आनंद अभिप्रेरणा किसका भाग है। ठीक है, यानी कि स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट एंड प्लेजर पार्ट ऑफ मोटिवेशन किसका है, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, स्वतरु अभिप्रेरणा यानी कि ऑटोमेटिक मोटिवेशन, या फिर ऑल। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, स्वतः अभिप्रेरणा। स्वतरु नहीं होगा, स्वतः अभिप्रेरणा होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंतरिक प्रेरणा के ये उदाहरण है। ठीक है, स्वतः अभिरुचि है या फिर आनंद अभिप्रेरणा, ये किसके अंतर्गत है दोस्तों, ये आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, पर्यटक, कवि, राजनीतिक, या फिर नर्तक। चलिए टाइमर स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फाइनल स्टेज ऑफ चाइल्ड हैविंग फिजिकल एंड मोटर ग्रोथ। तो शारीरिक गतिक अवस्था किसके अंतर्गत हो सकती है, टूरिस्ट, पोएट, पॉलिटिकल लीडर, या फिर डांसर्स। सो आसान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, डांसर। ठीक, अब जिनके बच्चों के शरीर में लचीलापन होता है वो ही किस में आते हैं दोस्तों, शारीरिक गतिक में आते हैं। तो जैसे नर्तक है, खिलाड़ी है, जिम्नास्टिक है, ठीक है, तो ये किस में आएंगे, शारीरिक गतिज वृद्धि वाले आएंगे। ठीक है ना, जिनमें आपका क्या होगा, फिजिकल एंड मोटर ग्रोथ होगी। सो डांसर इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के संग अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती, शैक्षिक बुद्धि, स्थानगत बुद्धि, वाचिक बुद्धि, या फिर भावात्मक बुद्धि। चलिए टाइमर स्टार्ट हो गया है। कौन सी बुद्धि है दोस्तों जो नहीं रुकती है, ठीक है, मतलब कि आयु के संग अभिवृद्धि होने पे नहीं रुकती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका वाचिक बुद्धि नहीं होगा, वाचिक बुद्धि नहीं होगा ये दोस्तों, ये सी वाला गलत है। इसको सही लिख देंगे, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट है। भावात्मक बुद्धि इसका राइट ऑप्शन होगा, इसके आंसर पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर एक गलत है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस दोस्तों ये होती है एक तरह की दोस्तों, ये एक्वायर्ड नॉलेज होती है, या फिर आप इसको कह सकते हैं अर्जित बुद्धि है, अर्जित। तो अर्जित बुद्धि है तो आयु के संग ये लगातार दोस्तों बढ़ती चली जाती है। ठीक, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, हल्की मंदता, गंभीर मंदता, मध्यम मंदता, या फिर तीव्र मंदता। मेंटल रिटार्डेशन का दोस्तों क्लासिफिकेशन क्या है, उसके अंतर्गत कौन नहीं आता है। चलिए ऑप्शन में टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, माइल्ड रिटार्डेशन, सीवियर रिटार्डेशन, मॉडरेट रिटार्डेशन, या फिर एक्यूट रिटार्डेशन। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हल्की मंदता दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, इसमें जनरली कौन कौन सी होती है देखिए, साधारण, ठीक है, इसके अलावा तीव्र और गंभीर, इस तरह से। साधारण में भी जैसे साधारण है या फिर मध्यम है,
तीव्र में भी तीव्र है, अल्प है, गंभीर में गंभीर और अति गंभीर, इस तरह से दोस्तों आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कोई बच्चा है दोस्तों मेंटली बैकवर्ड चाइल्ड है, तो उसमें सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना, स्व अध्ययन पर अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर के संसाधनों का प्रयोग करना। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? कोई बच्चा अगर मेंटली रूप से पिछड़ा हुआ है तो दोस्तों उसके लिए कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, यानी कि कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क, ठीक है, वो ज्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई अगर मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उस बालक को स्वयं वो चीजें जब तक देखेगा पकड़ेगा तब तक नहीं सीख पाएगा। ठीक, तो कोई भी जो चीज है उनको कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग होनी अति आवश्यक है, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना पड़ेगा, अमूर्त रूप से उसके लिए कार्य नहीं चलेगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अभिवृत्ति क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी व नापसंदगी के रूप में व्यक्त की जाती है, या फिर व्यक्ति की बीजभूत क्षमता है जो एक विशिष्ट प्रकार की होती है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए हुए हैं। इसके अलावा एक ऐसी विशिष्टता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण व ज्ञान कौशल से सीखा जा सकता है। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? टाइमर दोस्तों चल चुका है, जल्दी से आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अभिवृत्ति दोस्तों क्या है, यानी कि एटीट्यूड क्या है? एक तरह की दोस्तों इमोशनल टेंडेंसी है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्सपीरियंस, जो कि अनुभव के से ऑर्गेनाइज होती है, एंड रिस्पॉन्ड इन फॉर्म ऑफ लाइक एंड डिसलाइक टू द साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि एक जो अनुभव से संगठित होकर किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो ये दोस्तों आपकी एक भावात्मक प्रवृत्ति है, ठीक है, जो अनुभव से संगठित होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा प्रतिक्रिया सिद्धांत संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल से संबंधित नहीं है? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल या एक्विजिशन मॉडल से संबंधित कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों को अन्वेषण की ओर को मोड़ना, विद्यार्थियों के विशिष्ट गुणधर्म पर ध्यान, विद्यार्थियों को परिचर्चा और मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना, या फिर विद्यार्थियों को एक परिकल्पना के विपरीत अन्य का संतुलन बनाने में मदद करना। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? अगला इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए वाला, विद्यार्थियों को अन्वेषण की ओर को मोड़ना कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ये एक्चुअली किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये आपका पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इंक्वायरी जो मॉडल होता है या इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों आता है। बाकी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का मतलब है कि बच्चे जब कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीख जाए, ठीक है, तो विद्यार्थियों को अन्वेषण की ओर को मोड़ना, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक आदर्श शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए, आइडियल टीचिंग जो मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। चलिए टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। रुचिपूर्ण, सूचनात्मक, इंफॉर्मेशनल, कठोर, या फिर सटीक, एक्यूरेट। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? देखिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दोस्तों। कोई भी आपका जो शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, देखिए पहले तो रुचिपूर्ण होना चाहिए, फुल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों को जिसमें रुचि आए। इसके अलावा इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, सूचना देने वाला होना चाहिए,
कठोर नहीं होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 to 4 इज अ राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। बाकी इसमें यथार्थता होनी चाहिए, ठीक है, कम समय लेने वाला होना चाहिए, ठीक, बहुत सारी चीजें दोस्तों इसमें आती हैं। तो लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे बी वाला ऑप्शन जो भी था, ठीक। इसके बाद अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री कठोर उपकरण के अंतर्गत आती है? हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, प्रोजेक्टर, ग्राफ, चार्ट या फिर मानचित्र। विच ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल कम्स अंडर द हार्ड इक्विपमेंट? तो मशीन प्रणाली या फिर हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत दोस्तों कौन आएगा? प्रोजेक्टर दोस्तों इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण नहीं है? कोऑपरेटिव लर्निंग का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। समस्या आधारित अधिगम, थिंक पेयर शेयर, जिगसॉ या फिर परियोजना आधारित अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम का मतलब यही दोस्तों, जब छात्र क्या करते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं लर्निंग करने में, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग दोस्तों ये नहीं है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी थिंक पेयर शेयर है या फिर जिगसॉ है या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, इसमें दोस्तों क्या करते हैं, कोऑपरेट, एक दूसरे से छात्र मिलकर किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, सूचना प्रदान करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही संयोजन आपने चुनना है। जब आप सूचना दे रहे हैं तो उसके लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कम्युनिकेशन स्किल्स का, मतलब कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स का आप यूज करते हैं। बोलना और पढ़ना, पढ़ना और सुनना, बोलना और लिखना, एंड सुनना और लिखना। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो सूचना प्रदान करने हेतु बोलना और लिखना, ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या है? संप्रेषण कौशल है जिनका यूज किया जाता है, ठीक है। आप सूचना दे रहे हैं तो आप कैसे देंगे सूचना? बोलकर देंगे या फिर लिख कर देंगे, ठीक है। तो बोलना और लिखना ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो चलिए आपके सामने कौन ऑप्शन आ जाएंगे? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ब्रांच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए जनरली इसमें पूछा था जैसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? स्किनर हैं, ठीक है। शाखीय वाले के कौन है? नॉर्मल, एक क्राउडर है, ठीक है, क्राउडर, ये कभी कभार दोस्तों पूछा जाता है। मैथमेटिक्स के दोस्तों कौन है? गिलबर्ट है, ठीक। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जैसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, इसके प्रतिपादक स्किनर हैं, ठीक है, शाखीय के नॉर्मल, क्राउडर हैं, इसके अलावा मैथमेटिक्स के गिलबर्ट हैं, ठीक। ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ओके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली की विशेषता नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। चलिए टाइमर चल चुका है। निश्चित उद्देश्य तत्वों में अंतः संबंध, चार दीवारी और स्थिर प्रकृति। सो व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन? सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थिर प्रकृति। देखिए स्थिर प्रकृति, कोई भी जैसे प्रणाली है दोस्तों, कोई भी सिस्टम है, वो कभी भी दोस्तों स्थिर प्रकृति का नहीं हो सकता। देखिए वो हमेशा क्या होता है? गतिशील होता है, ठीक है, गतिशील होता है और एक तरह से स्वचालित और स्वनियंत्रित दोस्तों ये एक तरह की प्रक्रिया होती है, संरचना होती है, ठीक है, जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करती है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्थिर प्रकृति दोस्तों इसमें नहीं होगी, इसमें इंटर रिलेशनशिप्स अमंग एलिमेंट्स होगा, इसके अलावा इसके निश्चित उद्देश्य होंगे। हैज फोर वॉल्स का सिंपल सा मतलब है कि इसके जितने चार मूलभूत तत्व होते हैं उनसे दोस्तों ये इसकी उनसे रिलेटेड होता है, चार इसके मूलभूत तत्व होते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन कभी भी स्टेबल नेचर नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? गतिशील
नेचर होता है। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना की द्वितीय है? सेकंड स्टेज बतानी है। ऑप्शन देखेंगे, फेस अ प्रॉब्लम, समस्या का सामना करना, कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर वैलिडेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन और रीजन, एनालिसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस। ठीक है। पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। तो क्या इसका राइट ऑप्शन होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ए नहीं होगा, अगेन ये दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रहण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, इसमें नहीं जाएंगे जो लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। ठीक है, पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रहण यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर वैलिडेशन। देखिए, जो समस्या का सामना करना है दोस्तों, इसका पहला चरण है। दूसरा चरण यही है दोस्तों कि पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रहण। ठीक है, इसके अलावा एनालिसिस के लिए, ठीक है, आंकड़ों का संग्रह करना, ठीक, वो इसकी तृतीय अवस्था होती है। ठीक है ना, यानी कि आप एनालिसिस या फिर प्रयोग के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं तो उसकी तीसरी अवस्था होती है। चौथी अवस्था दोस्तों यही होती है समाधान या कारण का प्रस्तुतिकरण। और पांचवा दोस्तों ये अवस्था होती है पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। ठीक है, सो इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? आरटीई दोस्तों सभी लोग जानते हैं। जल्दी से इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर देंगे। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के आरटीई अधिनियम के अंतर्गत आता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट दोस्तों क्या है? 2009 का है। ठीक है, अगला देखेंगे, नीप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ एनईपी 2020? नरेंद्र मोदी, दौलत सिंह कोठारी, एसआर रंगनाथन या फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंजन? सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। एनईपी 2020 का अध्यक्ष कौन है? सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इज द राइट ऑप्शन। चेयरमैन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दोस्तों जो चेयरमैन हैं वो कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस, और ये आपको दोस्तों डेफिनेटली मदद करेंगे आगामी सभी एग्जाम में, खासकर उत्तराखंड एलटी, और खासकर दोस्तों आपको प्रवक्ता में भी ये मदद जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।